18 जनवरी 2025 दोपहर के 3 बजे हैदराबाद के मीरवे पुलिस स्टेशन में गुरुमूर्त घबराई हालत में अपने इन लॉ के साथ आता है और वहां के पुलिस ऑफिसर से कहता है कि उसकी वाइफ माधवी घर से जाने के बाद अभी तक लौटी नहीं है। माधवी की माँ पुलिस को बताती है कि जब 16 जनवरी को यानी 2 दिन पहले जब माधवी का कॉल नहीं उठा तो उन्हें लगा कि शायद संक्रांति फेस्टिवल की वजह से वह घर के कामों में बिजी होगी। लेकिन पूरा दिन बीत जाने पर भी जब माधवी ने उन्हें कॉल बैक नहीं किया तो उन्होंने अगले दिन फिर से अपनी बेटी को कॉल किया, लेकिन इस बार भी उनकी माधवी से बात नहीं हो पाई। ऐसा कोई दिन नहीं था जब उनकी अपनी बेटी से बात ना होती हो, इसलिए अब उन्हें माधवी की चिंता होने लगी थी। इस वजह से अपनी बेटी का हाल जानने के लिए उन्होंने अपने दामाद गुरुमूर्त को कॉल लगाई, लेकिन गुरुमूर्त ने तो उन्हें कुछ ऐसा बताया जिससे उनकी चिंता और बढ़ गई। माधवी को घर से निकले 2 दिन गुजर गए थे और ना ही वह अपने मायके गई थी और ना ही फोन पर उसने किसी से कांटेक्ट किया था। इसलिए ऐसे में माधवी के पेरेंट्स को डर सताने लगा कि कहीं उनकी बेटी के साथ कोई अनहोनी न हो गई हो। अगर किसी का कोई अपना अचानक गुम हो जाए तो बेचैनी होना और डर लगना लाजमी है, लेकिन जब गम से ज्यादा सवालों के जवाब अधूरे लगने लगे तो सख्त डराने लगता है। यही वजह थी कि अपनी बेटी की फिक्र में वह फौरन नदियाल से 30 किलोमीटर दूर अपनी बेटी के घर लीला गुड्डा को निकलते हैं और वहां पहुंच अपने दामाद गुरुमूर्त के साथ पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी माधवी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। अभी तक तो यह एक मिसिंग कंप्लेंट थी, लेकिन हकीकत इससे कई ज्यादा पेचीदा थी। माधवी को आखिरी बार गुरुमूर्त ने ही देखा था, इसलिए पुलिस गुरुमूर्त से पूछताछ करती है। गुरुमूर्त पुलिस को बताता है कि माधवी 2 दिन से अपने मायके जाने की जिद कर रही थी, लेकिन वह चाहता था कि संक्रांति का फेस्टिवल सब लोग साथ में उसकी बहन के घर में मनाएं, क्योंकि उसके बच्चे भी फेस्टिवल की वजह से अपनी बुआ के घर बदन पेट में रुके हुए थे। और यह सोचकर गुरुमूर्त ने उसे मायके जाने से मना कर दिया, लेकिन यह बात माधवी को पसंद नहीं आई और गुस्से में वह लड़ झगड़ कर घर छोड़कर चली गई। तेलंगाना में संक्रांति को धूमधाम से 4 दिनों तक मनाया जाता है। ऐसे त्योहार के माहौल में माधवी के यूं नाराज होकर घर से चले जाने से गुरुमूर्त को और गुस्सा आ गया और उसने माधवी को जाने से भी नहीं रोका। गुरुमूर्त ने पुलिस को बताया कि माधवी जब घंटों बाद भी वापस नहीं लौटी तो वह देर रात अपने बच्चों को बहन के घर से अकेले लेने चला गया। बच्चों ने जब घर आकर अपनी माँ के बारे में सवाल किया तो उसने झूठ कह दिया कि माँ अपने दोस्त के घर गई है ताकि बच्चे बेवजह परेशान ना हो। उसे लगा कि माधवी कहीं भी गई हो, लेकिन वो बच्चों के बारे में सोचकर घर लौट ही आएगी, इसलिए उसने माधवी के बारे में पता नहीं लगाया। लेकिन अगले दिन सुबह होते ही उसने माधवी को कॉल किया, बट उसका फोन नहीं लगा। इस पर उसे लगा कि माधवी ने गुस्से में फोन स्विच ऑफ कर दिया होगा। इसके बाद वह रोज की तरह कंचनबाग में लोकेटेड DRDO टाउनशिप में, जहां वह सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था, वहां काम करने के लिए निकल गया। और शाम को जब शिफ्ट खत्म होने के बाद वह घर लौटा तो उसे लगा था कि माधवी अब तक घर आ चुकी होगी, लेकिन अब भी घर पर माधवी को न पाकर उसका दिल भारी हो गया और उसने तुरंत एक बार फिर माधवी को कॉल किया, लेकिन अब भी उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। मन में बेचैनी और बुरे ख्याल आने के कारण वह माधवी के बारे में जैसे ही पता करने के लिए रिश्तेदारों को कॉल करने वाला था कि उतने में ही माधवी की माँ का कॉल उसके पास आ गया। गुरुमूर्त और माधवी के पेरेंट्स के स्टेटमेंट से तो पुलिस को यह एक मिसिंग केस लग रहा था। मिसिंग रिपोर्ट फाइल करने के बाद जब पुलिस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, तभी केस के बीच में एक नए किरदार ने पुलिस के सामने माधवी से जुड़े कुछ ऐसे खुलासे किए जिसे सुन पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि इन खुलासों ने ऐसी पर्दे खोली जिसने इसे एक मिसिंग पर्सनल केस से कहीं ज्यादा संगीन बना दिया। और अब एक ऐसा राज सबके सामने आने वाला था जिसने न सिर्फ मीरपेट को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। वेलकम टू आवर क्राइम वेब चैनल एंड यू आर वाचिंग द केस ऑफ माधवी एंड गुरुमूर्त। गुरुमूर्त और वेंकटा माधवी की शादी 2012 में हुई थी और शादी के बाद दोनों आंध्र प्रदेश के प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट में सेटल हो गए थे।
उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और दूसरी बेटी। उस समय गुरुमूर्त आर्मी में नायब सूबेदार की पोस्ट पर था और माधवी होम मेकर। आर्मी में 17 साल नौकरी करने के बाद गुरुमूर्ति रिटायरमेंट लेकर 2020 में अपने परिवार के साथ हैदराबाद में जिलेला गुड्डा की वेंकटेश्वरा कॉलोनी में शिफ्ट हो गया और यहाँ पर वो इस 2 मंजिले घर में रेंट पर रहने लगा। गुरुमूर्ति के अनुसार 16 जनवरी 2025 को पति पत्नी वाली नॉर्मल सी नोकझोंक के बाद माधवी गुस्से में घर से चली गई। शुरू में तो यह एक मामूली सा घरेलू झगड़ा लग रहा था, लेकिन पुलिस के सामने कुछ अहम सवाल थे, जैसे क्या माधवी वाकई गुस्से में घर छोड़कर चली गई थी या फिर यह कहानी जितनी दिख रही थी उससे कई ज्यादा गहरी थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले गुरुमूर्ति के आस पड़ोस में रह रहे लोगों से पूछताछ शुरू की। वहां से उन्हें पता चलता है कि इनमें से किसी ने भी माधवी को नहीं देखा था। इनफैक्ट उन्हें तो यह भी नहीं पता था कि माधवी मिसिंग है, क्योंकि संक्रांति की वजह से कुछ लोग अपने गांव गए हुए थे और जो लोग मोहल्ले में मौजूद थे उन्हें गुरुमूर्ति के परिवार के बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि 5 साल यहाँ रहने के बाद भी गुरुमूर्ति के परिवार ने किसी से भी मेल जोल नहीं रखा था और ना ही उनके बच्चे मोहल्ले के बच्चों के साथ खेला कूदा करते थे। गुरुमूर्ति और इनकी फैमिली का इस तरह रिजर्व होना पुलिस के लिए अटपटा सा था, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाले खुलासे से पुलिस को अब रूबरू होना था, क्योंकि जिस किरदार का जिक्र हमने पहले किया था वह शख्स कोई और नहीं बल्कि माधवी के मामा थे, जिन्होंने पुलिस स्टेशन आकर इस केस से जुड़े ऐसे खुलासे किए जिसने सबको हैरानी में डाल दिया। उन्होंने बताया कि माधवी अब कभी भी लौटकर नहीं आएगी, क्योंकि गुरुमूर्ति ने उसे मार डाला है और यह सब गुरुमूर्ति ने उसे खुद बताया है। वैसे भी ऐसे केसेस में पहला शक विक्टिम के पार्टनर पर ही जाता है, इसलिए उनकी बातों में कितनी सच्चाई है इसकी तह तक जाने के लिए पुलिस ने जलीला गुड्डा में चल रही इन्वेस्टिगेशन को और तेज कर दिया। पुलिस की नजर गुरुमूर्ति के घर के सामने वाले घर में लगे एक सीसीटीवी कैमरे पर पड़ती है। सच की तलाश में पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू करती है और पाता है कि 15 जनवरी की रात 10:04 पर गुरुमूर्ति और माधवी साथ में घर आते दिख रहे हैं। बट शॉकिंग बात यह थी कि आगे की डेट्स की किसी भी फुटेज में माधवी घर से बाहर निकलते नहीं दिखी। यानी माधवी घर के अंदर तो गई थी पर कभी बाहर नहीं निकली थी। पुलिस को यह लग गया कि हो ना हो उस घर में ही कुछ गड़बड़ हुआ है। माधवी के मामा के दिए गए बयान के साथ साथ पुलिस के सामने भी कई सवाल थे कि अगर माधवी 16 जनवरी से गायब थी तो फिर गुरुमूर्ति ने मिसिंग कंप्लेंट फाइल करने में इतनी देरी क्यों की, और अगर माधवी घर से बाहर गई नहीं तो फिर आखिर गई कहाँ, क्योंकि उस घर में जाने और निकलने का तो सिर्फ एक ही रास्ता है। इन सभी सवालों के जवाब के लिए पुलिस गुरुमूर्ति को पुलिस स्टेशन बुलाती है और गुरुमूर्ति से अपने तरीके से पुलिस पूछताछ करना शुरू करती है। शुरू में तो गुरुमूर्ति पुलिस को बार बार मिसलीड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस जब सीसीटीवी फुटेज दिखाकर उस पर दबाव डालकर पूछताछ करती है तो वह उठकर सच उगलना शुरू कर देता है। लेकिन उसका बोला एक एक शब्द सिर्फ एक कबूलनामा नहीं बल्कि हैवानियत की एक ऐसी दास्तान है जो यह दिखाती है कि इंसान किस हद तक गिर सकता है। गुरुमूर्ति पुलिस को बताता है कि 16 जनवरी की सुबह 8 बजे से ही माधवी फिर से अपने घर जाने की जिद करने लगी, लेकिन उसने साफ साफ कह दिया कि वह अपने घर नहीं जाएगी बल्कि उसकी बहन सुजाता के घर जाएगी। और इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस होने लगी। यहाँ तक सब वैसा ही हुआ था जैसा गुरुमूर्ति ने पहले भी पुलिस को बताया था, लेकिन इसके बाद चीजें पूरी तरह से बदलने वाली थी। गुरुमूर्ति आगे बताता है कि दोनों के बीच बहस बढ़ती चली गई और गुस्से में माधवी ने अपना मंगलसूत्र उतार उसके मुंह पर मार दिया। गुरुमूर्ति जो पहले से ही बहुत गुस्से में था उसकी अब तो ईगो भी हट हो गई और वह अब अपना आपा भी खो बैठा। तो माधवी का गर्दन पकड़ उसका सर इतनी जोर से दीवार पर मारता है कि उसके इम्पैक्ट से माधवी तुरंत ही बेहोश हो जाती है। माधवी की उखड़ी सांसों में वो उसका गला पकड़ जोरों से दबाने लगता है और
तब तक नहीं रुकता जब तक वह मेक श्योर नहीं कर लेता कि माधवी अब मर चुकी है। अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारने के बाद उसे डर लगने लगा कि कहीं उसके बच्चों को इस बारे में पता न चल जाए, जो उस वक्त अपनी बुआ के घर में थे। इसलिए अब वह कैसे भी करके माधवी की बॉडी को ठिकाने लगाना चाहता था, वो भी इस तरह से कि किसी को भी माधवी की लाश कभी भी मिल ना पाए, क्योंकि बिना डेड बॉडी के जुर्म साबित करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। माधवी को मारकर अब वह बचने की तरकीबें सोच ही रहा होता है कि उसे मलयालम मूवी सूक्ष्मदर्शी का एक सीन याद आता है, जिसमें एक भाई अपनी बहन को मारने के बाद केमिकल का यूज करके उसकी बॉडी को पूरी तरह से मेल्ट करता है और फिर उसे टॉयलेट में फ्लश कर देता है। इस मूवी से गुरुमूर्ति को माधवी की लाश ठिकाने लगाने की तरकीबें तो समझ आ गई, लेकिन उसके पास वो केमिकल नहीं था जिससे लाश को गलाया जा सके। इसलिए गुरुमूर्ति ने इंटरनेट पर ऐसे तरीकों को सर्च करना शुरू किया जिसमें वह हाउस होल्ड में मौजूद चीजों का इस्तेमाल करके बॉडी को डिस्पोज कर सके। घंटों नेट पर खोज करने के बाद आखिरकार वह माधवी की लाश लेकर जाता है और उसके शरीर से कपड़े उतारने के बाद किचन नाइफ से माधवी की बॉडी को 4 अलग अलग हिस्सों में काट उसके छोटे छोटे टुकड़े करना शुरू करता है। कुछ टुकड़ों को वह वाटर हीटर से बॉईल करता है तो कुछ को डायरेक्ट स्टोव में रोस्ट करता है। गुरुमूर्ति के अंदर का इंसान तो कब का मर चुका था, क्योंकि जिसके साथ आपने अपनी जिंदगी के इतने साल बिताए हो उसके साथ ऐसा सलूक तो सिर्फ कोई हैवान ही इतनी आसानी से कर सकता था। वो यह सब कर ही रहा होता है कि बॉडी को बॉईल करते करते घर में बदबू फैलने लग जाती है। बदबू इतनी तेज थी कि गुरुमूर्ति को मजबूर होकर किचन की खिड़की खोलनी पड़ती है, लेकिन खिड़की खुलने से बदबू अगल बगल के घरों तक पहुंचने लगती है, जिससे परेशान होकर पड़ोसी अपने घर से बाहर निकल आते हैं और देखते हैं कि गुरुमूर्ति के घर से ही धुएं के साथ यह असलियत फैल रही है। जब वह गुरुमूर्ति से इस बारे में सवाल करते हैं तो वह उन्हें कहता है कि वह तलकाया पूरा यानी मटन करी बना रहा है और यह असलियत बकरे के सर को पकाने की है। लोगों के पास शक करने की कोई वजह तो थी नहीं, इसलिए वो सभी वापस अपने घर लौट जाते हैं। गुरुमूर्ति बड़ी चालाकी से इस बहाने से बाल बाल बच जाता है और अंदर आकर वापस किचन में बॉडी पार्ट्स को पकाने लगता है। उबलने की वजह से मांस बड़ी आसानी से हड्डियों से अलग हो जाता है और फिर वो उसी सॉफ्ट हड्डियों को मूसल से पीटकर पाउडर बना लेता है। मांस को वो जहाँ कई बार टॉयलेट में फ्लश करता है, वहीं हड्डियों के चूहे को पेंट के एक खाली बकेट में डालकर घर से 4 किलोमीटर दूर जलीला बूढ़ा जेल में जाकर बहा देता है। बॉडी को पूरी तरह से डिस्पोज कर वह घर वापस लौटता है और डिटर्जेंट एंड फिनाइल से तब तक घर की सफाई करता है जब तक खून का निशान पूरी तरह से मिट नहीं जाता। इसके बाद वह घर में फैली बदबू को हटाने के लिए हर जगह रूम में रूम फ्रेशनर स्प्रे कर देता है। इतना सब करके गुरुमूर्ति अब किसी भी तरह की कोई गलती नहीं करना चाहता था, इसलिए वह घर का एक एक कोना चेक करता है, यह मेक श्योर करने के लिए कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया है। और सेटिस्फाई होने के बाद वह उस बेडरूम को लॉक कर देता है जहां उसने लाश को काटा था। माधवी का नामो निशान मिटाने के बाद वह देर रात अपनी बहन के घर जाता है और अपने बच्चों को वापस घर ले आता है। यह पूरा इंसिडेंट गुरुमूर्ति ने बिना किसी गिल्ट के पुलिस के सामने कन्फेस कर लिया था। गुरुमूर्ति के इस कन्फेशन के बाद पुलिस की टीम फौरन उसके घर जाकर एविडेंसेस कलेक्ट करना शुरू करती है। एफएसएल टीम ब्लू रे टेक्नोलॉजी का यूज करती है ताकि क्राइम सीन पर मौजूद उस ब्लड स्टैम्प, फिंगरप्रिंट या बॉडी फ्लूइड्स को स्पॉट किया जा सके, जो कोई पर्सन अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकता। 3 घंटे तक जांच करने के बाद एफएसएल की टीम को बाथरूम में कुछ ब्लड सैंपल मिलते हैं जो फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भिजवा दिए जाते हैं। इसके अलावा पुलिस गुरुमूर्ति के घर से नाइफ, स्टोव, बकेट जैसे 16 एविडेंसेस इकट्ठा कर उन्हें जांच के लिए भेज देता है। यह केस मीरपीट कुकर केस के नाम से फेमस हो गया, क्योंकि शुरुआत में हर जगह मीडिया में यह खबर आ रही थी कि गुरुमूर्ति ने बॉडी पार्ट्स को मारा था, लेकिन बाद में पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में यह रिवील किया कि इसमें कुकर का कोई कनेक्शन ही नहीं है। इनफैक्ट उनकी 16 एविडेंसेस की लिस्ट में इसे यानी कुकर को इंक्लूड तक नहीं किया गया था। गुरुमूर्ति के इस ब्रूटल क्राइम की सजा वो छोटे बच्चे भुगत रहे थे जो अब अपनी मां को खो चुके थे। पुलिस जब उन बच्चों से सवाल करती है तो वो उन्हें बताते हैं कि जब उनके पिता उसे घर लेकर आए थे तो उन्हें घर में अजीब सी स्मेल आ रही थी और साथ ही में अपनी मां कहीं नजर नहीं आ रही।
उन बच्चों को नहीं पता था कि उनकी माँ को मारने वाला उनका ही पिता था। इसलिए जब वो गुरमूर्ति से पूछते हैं कि उनकी माँ कहाँ है तो वह झूठ बोल देता है कि उसकी माँ अपने दोस्त के घर गई हुई है। बच्चों से क्वेश्चनिंग के बाद पुलिस बच्चों और माधवी की माँ के डीएनए सैंपल कलेक्ट कर जांच के लिए भेज देती है ताकि क्राइम सीन पर मिले ब्लड सैंपल और डीएनए से उन्हें मैच किया जा सके। इस केस को हर एंगल से इन्वेस्टिगेट करने के बाद पुलिस का मानना है कि यह क्राइम मोमेंट ऑफ एंगर में नहीं बल्कि प्री प्लान है। पुलिस का मानना है कि गुरुमूर्ति माधवी को मारने की फिराक में पहले से ही लगा हुआ था और सिर्फ एक सही मौके की तलाश में था और वह मौका उसे संक्रांति त्योहार पर मिला जब आस पड़ोस के लोग वह उसका मकान मालिक सब अपने गांव जा चुके थे। गुरुमूर्ति पहले से ही सारी प्लानिंग सोच के रखा हुआ था। अब बस दिक्कत यह थी कि वह अगर माधवी को घर पर मारता तो उसके बच्चे भी इस कत्ल के आई विटनेस बन जाते। इसलिए गुरुमूर्ति बच्चों को 14 तारीख को ही अपनी बहन के घर छोड़ माधवी के साथ अकेले घर लौट आता है, जिसके बाद उसने मौका पाकर इस घिनौने अपराध को अंजाम दिया। पुलिस के हिसाब से यह एक प्री प्लान मर्डर है, लेकिन इस मर्डर के पीछे गुरुमूर्ति ने कोई क्लियर मोटिव नहीं बताया। जब कई न्यूज मीडिया में यह खबर आ रही है कि गुरुमूर्ति का माधवी के किसी क्लोज रिलेटिव से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, जिसके बारे में माधवी को पता चल गया था और इसी वजह से माधवी और गुरुमूर्ति के बीच आए दिन लड़ाई होती रहती थी। यही वजह थी कि गुरुमूर्ति माधवी को मारकर रास्ते से हटाना चाहता था ताकि वह उस लड़की के साथ जिंदगी बिता सके। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है इसका अब शायद ही कोई खुलासा हो पाए। पुलिस के सामने गुरुमूर्ति ने जुर्म तो कबूल कर लिया, लेकिन उसकी बातों में कितनी सच्चाई है वह तो गुरुमूर्ति ही जानता है, क्योंकि वह उम्मीद से कई ज्यादा शातिर है। मर्डर के केस में विक्टिम की बॉडी एक बड़ा पहलू होता है। एक्यूज्ड को सजा दिलाने के लिए केस में इन्वेस्टिगेटिंग टीम को माधवी की बॉडी को लेकर कोई कंक्लूसिव एविडेंसेस हाथ नहीं लगता है। उन्हें ब्लड सैंपल तो मिलते हैं, पर क्या वह माधवी के ही है यह तो वह डीएनए रिपोर्ट ही बता पाएगी। अगर डीएनए सैंपल मैच नहीं होता है तो माधवी कानून की नजर में एक मिसिंग केस बनकर रह जाएगी, और अगर मैच हो भी जाती है तो यह जरूरी नहीं है कि गुरुमूर्ति को सजा मिल ही जाए। जिस आदमी के साथ माधवी ने 7 जन्मों की कसमें खाई थी उसने एक नहीं बल्कि 2 कत्ल किए थे। पहले उसने अपने अंदर के पति को खत्म किया और फिर हैवानियत की चादर ओढ़ उसने माधवी और उसके साथ खाई कसमों का दुनिया से ही नामो निशान मिटा दिया। इंसान और हैवान में बस एक सोच का फर्क होता है, और जब यह सोच बढ़ जाती है तो फिर नफरत की कोई हद नहीं रहती। गुरुमूर्ति एक हैवान पति के साथ साथ एक निर्दयी पिता भी था, जिसने अपने बच्चों को उसकी ही माँ से दूर कर दिया, उसकी माँ का कत्ल करके। गुरुमूर्ति को कत्ल करने से पहले अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं आया। उल्टा वो उसी शाम बच्चों को उसी घर वापस लेकर आया जहाँ उसने उसकी माँ का खून किया था। बच्चे अपने पिता की दरिंदगी से अनजान उसी कमरे में खेल रहे थे जहाँ उसकी माँ के टुकड़े किए गए थे। उसी किचन में खाना खा रहे थे जहाँ उसकी माँ की लाशों को हिस्सों में उबाला गया था, और वो उसी पिता का हाथ पकड़ चल रहे थे जिन हाथों से उसने उसकी माँ की यूं बेरहमी से हत्या की थी। गुरुमूर्ति ने अपना केस खुद लड़ने की मांग की है। शायद उसे विश्वास है कि कानूनी दावपेच से वो बच सकता है, क्योंकि कानून तो सबूत और गवाह मांगता है। जरा सोचिए, अगर दीवारें गवाही दे सकती है तो न जाने कितने घरों में दबी पड़ी ऐसी हैवानियत दुनिया के सामने आ जाती। अगर आप क्राइम केसेस को जानना पसंद करते हैं तो हमारे क्राइम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। ऐसे इंसान को कैसी सजा मिलनी चाहिए अपने विचार को कमेंट के द्वारा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।